हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर बात करें हम लोग एस ऑर्बिटल की, तो एस सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, उसी को एस ऑर्बिटल बोल देते हैं। और अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशंस बनाएं तो केवल दो ही पॉसिबल होंगे, एक S1 और दूसरा S2। थ्योरेटिकल चैप्टर है, धीरे धीरे चीजें समझेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी वजह से इसमें दो ही ग्रुप्स होते हैं, एक S1 ग्रुप और एक S2 ग्रुप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। S1 ग्रुप जो होता है वो होता है एल्कली मेटल्स का, और जो S2 कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्रुप होता है वो होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, काफी मिलते जुलते नाम हैं, नामों के पीछे अपने अपने कारण भी हैं, वो सुनते हैं। एल्कली मेटल्स का नाम एल्कली मेटल्स ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमको हाइड्रोक्साइड्स देते हैं जो नेचर में हाईली एल्कलाइन है या हाईली बेसिक होते हैं। इस वजह से इनको हम एल्कली मेटल्स नाम दे देते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी ऑलमोस्ट सेम टेंडेंसी होती है कि इनको भी जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, पर इनमें एक वर्ड जोड़ दिया जाता है अर्थ, क्योंकि इनका जो प्रेजेंस है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में होता है, अर्थ क्रस्ट में बहुत आसानी से पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और S1 वालों को नाम देते हैं एल्कली मेटल्स। नाम आई होप समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एल्कली मेटल से और इसके बाद सीखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं एल्कली मेटल्स। नाउ व्हाट डू वी वांट टू नो अबाउट एल्कली मेटल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? अगर नाम लिया जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स। एटॉमिक नंबर लिखें तो 3, 8 ऐड करेंगे 11, 8 ऐड करेंगे 19, 18 ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे 32 ऐड करेंगे, आपको पता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप पढ़ चुके हैं। फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एल्कली मेटल है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते, बाकी सबकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अगर पढ़ने की बात बोले तो बड़ी आसानी से पढ़ दिया करते थे सीधी लाइन में, लीना केरब सीज फायर। ठीक है, लीना केरब सीज फायर, लीना केरब सीज फायर, आसान सी बात है। ये हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर क्लास 10th में, क्लास 11th में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल आपने देखे हो तो सोडियम या पोटेशियम को लेके हमारे टीचर्स नाइफ से, चाकू से लेकर उसको काट देते हैं। मेटल्स हैं, काफी वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, आगे सीखेंगे ऐसा क्यों है। फिलहाल ये हमारे एल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के सॉलिड्स होते हैं, ये सारी चीजें आगे हम लोग देखेंगे। आइए इनके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सीखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी से तो इनका ग्रुप बना था। सबसे पहले सीखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बड़ा आसान है, NS1, इससे आसान कॉन्फ़िगरेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आइए लिखते हैं, ली ना के रब सीज। फ्रांशियम का आप लिख भी लोगे, और मैंने कहा रेडियो एक्टिव है, चाहे तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लिख ही लेते हैं। आइए देखिए, नोबल गैस लिखेंगे हीलियम, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है 2s1। इसके नीचे की नोबल गैस लिख दीजिए नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टॉन 5s1, ज़ीनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। लास्ट पीरियड 7 पीरियड एलिमेंट फ्रांशियम, ये होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यहां पे इनको ज्यादा भाव देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं।
हम लोग धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज पे सीखेंगे और वही इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए। आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस से। पर तो आप ये भी चुके होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पर यहां पर लिखना ज्यादा सही रहता है। एटॉमिक रेडियस कैसे भाई, डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी बढ़ती है न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक रेडियस भी ऑब्वियसली बढ़ता है। तो मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ली ना के रब सीज 5 रेडियो एक्टिव है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउन द ग्रुप आप जब जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, मीन डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज होती है, एंड हेंसवर्थ वी कैन वेरी इजीली से दैट मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस या रेडियस इंक्रीजेस, साइज और रेडियस इंक्रीजेस। बहुत आसान बातचीत है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम होता है आयनिक रेडियस के साथ भी। आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इकलौता इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो आसानी से उसको दे देता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं ये मेटल्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर एक्वायर कर लेते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो आयंस भी बहुत जल्दी बनाते हैं +1 यूनिपॉजिटिव आयंस, जैसे लिथियम Li+ बनाएगा, सोडियम Na+ बनाएगा, पोटेशियम K+ बनाएगा। इनके भी अगर आयंस की बात करें, नीचे Rb+ Cs+, तो नीचे जाने पे इनका भी रेडियस बढ़ेगा, सेम रीजन, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें आयन के और एटम के रेडियस को, तो हमारे एटम का जो रेडियस है वो बड़ा होता है हमारे आयन के रेडियस से, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन था वहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक शेल कम हो गया है हमारे एटम के अंदर, तो साइज भी उसी हिसाब से छोटा हो जाता है और एटम का साइज आयन से बड़ा रहता है। वैसे भी पॉजिटिव जितने भी आयंस होते हैं वो अपने न्यूट्रल एटम से छोटे होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपने न्यूट्रल एटम से साइज में बड़े होते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पहले भी सीखा होगा साइजेस में। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस नीचे जाने पर बढ़ता है, और साथ ही साथ जो न्यूट्रल एटम है उसका साइज आयन से बड़ा होता है। पॉजिटिव यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है कैटाइन एल्कली मेटल्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वैलेंस शेल में इकलौता इलेक्ट्रॉन है, बड़ी आसानी से उसको डोनेट कर दिया जाता है। तो आइए रेडियस खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज, और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन आप सबको पता होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कह सकते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड से बाहर लेके जाने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी नाम देते हैं। इसका भी बड़ा आसान से ट्रेंड पढ़ना है अपने को, लिख देंगे भाई फिर से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम। ठीक है, आइए देखिए कैसे ट्रेंड फॉलो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज विल इंक्रीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका शेल बढ़ता जा रहा है। लिथियम की बात करें तो 2s1 में था, सोडियम की बात करें तो 3s1 में था, दूर होता जा रहा है। जो चीज इतनी दूर की होती है, कूलम ने बोला था F between two static charges is directly proportional to 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो रेडियस या डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है, फोर्स स्क्वायर के टर्म्स में उतना कम हो जाता है। यानी कि आप रेडियस को 2 गुना बढ़ाओगे, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसी वजह से उस पे लगने वाला न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोला करते थे, Z इफेक्टिव, वो कम हो जाता है। और उसी वजह से आयन जो एटम्स हैं वो जल्दी अपने आयन में चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आप थोड़ी एनर्जी दोगे वो निकल जाएगा। तो नीचे जाने पर Z इफेक्टिव
कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। क्यों? साइज बढ़ रहा है, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। यानी आपसे कोई पूछे इनमें से सबसे आसान फॉर्मेशन कौन करेगा आयन का, तो सीजियम सबसे इजीली आयन को फॉर्म करेगा, सबसे जल्दी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, सबसे मिनिमम एनर्जी लेगा, और इसीलिए सीजियम होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इतनी आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है कि आपको एनर्जी छोड़िए, लाइट में देंगे तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जरा सी लाइट डालेंगे, अपना इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल आएगा, और यही कारण है कि सीजियम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। फोटोन यानी सन की रेज या लाइट की रेज से हम लोग यूज करते हैं, सोलर सेल्स बनाते हैं, सीजियम को लेते हैं, पोटेशियम को भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के तौर में। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में करते हैं ड्यू टू देयर लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत कम वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है भाई, इतना समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बात करते हैं एक और एनर्जी की, जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी एक फिनोमेना पढ़ा था हमने, आयनिक हाइड्रेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, कि कोई भी आयन जब हम पानी में या एक्वस मीडियम में डालते हैं तो पानी के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। आप पानी में डाला, उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, उसको सराउंड करते हैं, साइज बढ़ाते हैं उसका, कई चीजें होती हैं, हमने पढ़ा है। और हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो उस प्रोसेस के दौरान रिलीज हुई है। अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी का रिलीज होना पक्की बात है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का जब हम ट्रेंड पढ़ेंगे तो पहली बात तो वो हम लोग आयन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आयन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ते हैं, क्योंकि आयन को ही पानी में डाला जाता है, और वो भी किसका होगा? एक्वस का। हाइड्रेशन हो रहा है यानी Li+ नहीं, Li+ एक्वस की बात हम लोग करते हैं। साइज में वो सबसे बड़ा होता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। आइए देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक पोटेंशियल या फाई ऑफ केटाइन के। जनरली आप लोगों को पता होगा फाई ऑफ केटाइन या आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, नहीं पता तो बता देते हैं कि फाई ऑफ पोटेंशियल चार्ज अपॉन साइज का रेडियस होता है। कई बार इसी को पोलराइजिंग पावर भी कहते हैं केटाइन की। फाई ऑफ केटाइन चार्ज अपॉन साइज का रेशियो होता है, और ये जितना ज्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा केटाइन की पावर उतनी ज्यादा होगी, पावर जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा रिलीज ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर चार्ज अपॉन साइज के रेशियो की बात करें तो नीचे जाने पर चार्ज सब पे सेम है, +1 +1 +1 +1 +1, और साइज नीचे जाने पर बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं एक चीज अगर हो गई आपकी कांस्टेंट तो फाई ऑफ केटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड एज वी आर गोइंग डाउन, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, तो फाई ऑफ केटाइन विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। फाई ऑफ केटाइन कम होगा तो नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा। यही रीजन था कि Li+ एक्वस सबसे बड़ा केटाइन होता था इनमें से, बिकॉज वो सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने पास इकट्ठा कर पाता था, जबकि Cs+ सबसे ज्यादा छोटा होता था इन एक्वस मीडियम। अगर हम लोग गैसियस मीडियम की या फिर नॉर्मल बिना एक्वस मीडियम के बात करें तो सीजियम पॉजिटिव ही सबसे बड़ा है, अभी अभी आयोनिक रेडियाई में हमने पढ़ा था। लेकिन बात करें अगर एक्वस आयंस की, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, आई होप ये कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया था तो 10 सेकेंड पीछे करके कर लीजिएगा। आइए देखिए, Li+ एक्वस, Na+ एक्वस, K+ नॉर्मल नहीं लेंगे, सारे एक्वस लेंगे, Rb+ एक्वस, Cs+ एक्वस। सबसे ज्यादा पानी पी गया ये, क्यों पी गया? चार्ज अपॉन साइज रेशियो सबसे ज्यादा था, हाइड्रेशन का एक्सटेंट सबसे ज्यादा है, हाइड्रेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा थी, तो सबसे बड़ा साइज कर लेगा पानी पी के। ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा,
नॉर्मल आयंस की अगर बात करें उनसे। अगर यहीं पे हम नॉर्मल आयंस लेते हैं तो Li+ सबसे छोटा होता, Na+ उससे बड़ा होता, धीरे धीरे बढ़ते जाते, और Cs+ सबसे बड़ा कैटायन होता था। थोड़ी देर पहले ही सीखा था। लेकिन अगर एक्वस मीडियम की बात करें तो Li+ सबसे बड़ा होगा, जबकि Cl+ सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये थी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, ये वो थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सीखना, और स्टार्ट करेंगे किससे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल से। क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? मैंने बताया कि ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट सकते हैं आप इनको, इतने सॉफ्ट हैं। ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाउएवर ये रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है, पर सीख सकते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इससे पहले ही देखा था। इसके साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा लो होता है, बाकी मेटल से थोड़ा सा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनका मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है भाई? याद करिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते थे, अट्रैक्शन होता था, वही मेटालिक बॉन्ड कहलाता था। इनके पास दिक्कत क्या है? ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही बनाएगा क्या? मेटालिक बॉन्ड। एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम कर रहा है, मेटालिक बॉन्ड बना रहा है, वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इनका जनरली हमारे और पहचानने वाले मेटल से थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, और सॉफ्ट भी होते हैं इसी कारण से। जनरली मेटल्स को हार्ड माना गया है, पर अल्कली मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और भी कुछ है, जैसे इनका जो रेडियस होता है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, साथ ही साथ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहां तक होती। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है जो थोड़ा सा इर्रेगुलर सा ट्रेंड शो करती है, इसीलिए नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, और वो होती है इनकी डेंसिटी। पहली बात तो ये कि बहुत ही लाइट मेटल्स होते हैं। मैंने अभी बताया इनका साइज बहुत ज्यादा होता है, अपने पीरियड में मैक्सिमम साइज इन्हीं का होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होती क्या है यार? ये तो सब जानते होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये लाइट होते हैं, ज्यादा डेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास कम है, तो लाइट होते हैं। डेंसिटी बहुत ज्यादा इनकी वैसे भी नहीं होती। और डेंसिटी के भी अगर ऑर्डर की बात करें तो नीचे जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर ग्रुप में, गोइंग डाउन अ ग्रुप। गोइंग डाउन अ ग्रुप जरूरी नहीं ऐसे जाए, ग्रुप में ही डाउन जा रहे हैं, लीना केरप्सीज। ठीक है, तो आपने कही ये डाउन कहां गए, तो साइड में गए, ऐसा कुछ नहीं, डाउन द ग्रुप ही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इधर जाने पर डेंसिटी को बढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रेगुलर ट्रेंड। लेकिन पोटेशियम ने थोड़ी सी बदतमीजी दिखाई यहां पर। एक्चुअली मजबूर था बेचारा। हुआ क्या, उसके मास में ज्यादा चेंज आया नहीं। सोडियम का मास 23 था, इसका 39 था, बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। इसका मास कम बढ़ा लेकिन साइज ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। मास कम बढ़ा लेकिन वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया, और वॉल्यूम जब बढ़ा और मास कम बढ़ा तो ये टोटल वैल्यू कम हो गई। किससे? सोडियम से। बढ़नी चाहिए थी लेकिन कम हो गई, और एक्चुअल ऑर्डर आया कुछ ऐसा। ठीक है, जनरली हम लोग पेंसिल या पेन से लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे काम थोड़ा उल्टा हुआ है तो पेंसिल पेन से लिखते हैं और रबड़ से मिटाते हैं, या उल्टा करेंगे, रबड़ से लिखेंगे। और इसीलिए इसको पढ़ने का या याद करने का सबसे आसान तरीका है लिखना रबड़ से। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आसानी से लिखना रबड़ से। वैसे भी आप याद कर सकते हो, सिंपल है कि पोटेशियम उल्टा हो जाता है, बाकी सब रेगुलर है। लेकिन अगर आप ना मेमोराइज कर पाए, बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने के लिए 3-3 सब्जेक्ट हैं, बहुत फॉर्मूले रटने हैं, तो एक लाइन लिखना रबड़ से। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना ऐसा होना चाहिए था, जो ऊपर रेड कलर से लिखा है ये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअल ऑर्डर ये है डेंसिटी का। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई,
बहुत बढ़िया बात। इसी के साथ साथ अब हम लोग देखेंगे हम पहचानते कैसे हैं इनको। नाम होता है फ्लेम फोटोमेट्री, और इसी को एक नाम दिया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बड़ा कठिन नाम है, लिखना भी नहीं चाहूंगा मैं, नाम काम का नहीं है। फ्लेम फोटोमेट्री होता क्या है, एल्कली मेटल्स और इनके सॉल्ट्स को जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के पास लाते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड हैं। एनर्जी दोगे, कूदने लगते हैं, अपने हायर स्टेट में जाएंगे, वापस आएंगे। उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी कि लाइट रेज इवॉल्व करते हैं जो हमारे विजुअल रीजन में आती हैं और हमें कलर्स देखने को मिलते हैं। तभी नाम है फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम कैसी होती है इसमें? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर। इससे हम पहचान लेते हैं इनको, क्यों सबके कलर्स अलग अलग हैं। जला के देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, कलर से पता चलेगा। बात करें लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रबीडियम की और सीजियम की। ठीक है भाई। लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देता है। देखो यार, क्रिम्सन रेड कितना भी अलग हो, रेड ही जैसा होगा। मतलब एकदम परफेक्ट कहो कि रेड है कि कोई और कलर है, नहीं, रेड है, कुछ शेड होगा, मैं ज्यादा जानता नहीं इन सब बारों में। सोडियम येलो या गोल्डन येलो कलर का होता है, येलो ही लिख देते हैं यार। पोटेशियम वायलेट कलर का होता है। रबीडियम पोटेशियम वायलेट कलर का नहीं होता, मतलब फ्लेम में देने पर ये कलर्स देते हैं। ये क्रिम्सन रेड देता है, येलो देता है, ये वायलेट देता है। रबीडियम रेड वायलेट कलर देता है। अभी रेड वायलेट कैसा है? वायलेट का थोड़ा लाइटर शेड होता होगा भाई। और जो सीजियम है ये आपको ब्लू कलर देता है। मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ, और रेड आप जानते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, ये सब आपको पता है, विबग्योर। ठीक है भाई। तो ये होती है फ्लेम फोटोमेट्री, और इसका काम क्या है? इससे हम डिटेक्ट करते हैं मेटल को। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के पास जाके देखिए, जो कलर आए उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया बात। आइए इसके बाद हम लोग सीखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स की। ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताया, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कई रिएक्शन तो विगरस होती हैं, बहुत तेज होती हैं, एक्सप्लोजिव टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विद एयर। कैसे होती है भाई? एयर क्या है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जनरली नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 78 to 79% and oxygen is there approximately 20 to 21% और 19 to 21%, whatever the correct value is, मैटर नहीं करता हमारे लिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एयर। क्या देखेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसमें भी नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो उसी को जनरली माना जाता है। एयर को ऑक्सीजन ही मानते हैं। आइए देखिए, आप कोई भी मेटल लीजिए, रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से, क्या मिलेगा आपको? मेटल ऑक्साइड। लेकिन इतनी सिंपल होती नहीं जितनी दिख रही है। होता क्या है, अलग अलग जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस भी दिखाते हैं। आओ दिखाता हूं। ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम। ये तीनों आपस में भाई हैं, सगे वाले। लिथियम की रिएक्शन कराओ भाई ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन बोला है, एयर नहीं, पहली चीज ध्यान रखियो। लिथियम की रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से, क्या मिलेगा आपको? ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। पता है ना क्या होता है ऑक्साइड? O-2, क्या बनेगा? Li2O, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेना। सोडियम पे आओ, बनेगा क्या? परऑक्साइड। परऑक्साइड पता है ना क्या होता है? O2-2, एक O पे -1 होता है। O2-2 बनेगा, Na से बनाओ, क्या बनेगा भाई? Na2O2। बढ़िया बात है। ये तीन मैंने कहा सगे भाई हैं आपस में, इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्या होता है सुपर ऑक्साइड? O2-1 बना दो भाई, ये +1 होते हैं, -1 है, आराम से बनेगा KO2, RbO2, CSO2, RbO2, CSO2।
ठीक है, ये जनरल है, मतलब ऐसा कोई कसम नहीं खा ली है कि लिथियम भाई ऑक्साइड ही बनाएगा, पर ऑक्साइड बना ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत बनाएगा, लेकिन हम किसको देखेंगे जो मेनली बन रहा, मेनली क्या बनेगा ऑक्साइड, सोडियम मेनली क्या बनाएगा पर ऑक्साइड, ये तीनों मेनली क्या बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों है, ये लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स होते हैं कि सुपर ऑक्साइड एक बड़ा एनायन है और इसको संभालने के लिए, स्टेबल रखने के लिए बड़े कैटाइंस की जरूरत है, और लिथियम और सोडियम बहुत ही छोटे कैटाइंस हैं, स्टेबलाइज नहीं कर पाते, जबकि ये स्टेबलाइज कर ले जाता है। तो ये होती है इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती, इसको हटा देता हूं। एयर में नाइट्रोजन भी बहुत सारी है और इनमें से कोई नाइट्रोजन पे रिएक्ट करता नहीं, लेकिन लिथियम को पता नहीं मजा नहीं आ रही थी, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, खुद कर लेना। लिथियम को मजा नहीं आ रही थी, इसने कहा यार तुम सब करो, हम तो साथ में ये भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पे O2 की जगह एयर लिखें चलेगा, सेम रिएक्शन। पर अगर लिथियम में यहां O2 की जगह एयर लिखा ना, लिथियम की रिएक्शन किससे कराइब कर, एयर के साथ, जो पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद एयर, तो पता है क्या बनेगा, Li2O तो बनेगा ही बनेगा भाई, ऑक्साइड बन रहा था, साथ ही साथ तुमको मिलेगा Li3N, लिथियम का नाइट्राइड। क्या है ये, लिथियम नाइट्राइड, N-3 होता है नाइट्राइड, N-3, Li+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो Li3N, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है लिथियम का। क्यों होता है, डायगोनल रिलेशनशिप है इसकी मैग्नीशियम के साथ, कहता है जो तुम करोगे वही हम भी करेंगे। और मैग्नीशियम बना रहा था नाइट्राइड, उसने देखा तुम्हारे भाई लोग तो बना नहीं रहे, उसने आके इसको भड़का दिया, इसने कहा ये नहीं बना रहे, ना बना मैं तो बनाऊंगा, मेरी तुम्हारे साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए Li2 Li3N बनाता है। आगे और भी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो इन सबसे मैच नहीं करती, बल्कि अपने अगले ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मैग्नीशियम से मैच करती हैं, सीखेंगे वो हम लोग आगे चल के इसी चैप्टर में, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद एयर, बढ़िया बात है, आसान चीज थी, याद रखिएगा। लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, और बाकी के जो तीन बचे वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। रीजन लैटिस एनर्जी के इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, इतना एनसीईआरटी पढ़ाती है, इतना सीख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। बहुत तेज रिएक्ट करते हैं सारे के सारे वाटर से, और बड़ी आसान रिएक्शन भी देते हैं। क्या देते हैं भाई, कोई भी एल्कली मेटल ले लीजिए, M ले लिया मैंने, रिएक्शन कराई H2O से, तुरंत आपको मिलेगा इसका हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, तुरंत हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन एक बहुत वाइड रिएक्शन है, हम लोगों ने हाइड्रोजन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सीखा था एक कंस रूल की रिएक्शन, और वो यही थी कि कंस से जुड़ी हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है, ये हाइड्रोजन बन रही है, कि रिएक्शन कराई थी सोडियम से, यहां मान लीजिए किसी भी एल्कली मेटल से, तो क्या हुआ था, ये हाइड्रोजन निकल गया था, एल्कली मेटल इसकी जगह जाके जुड़ गया था, तो क्या मिला था, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा मेटल, गलती से AM की जगह M लिख गया हूं भाई, सेम बात है, लिख ही देता हूं, प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में सीखा था, उसी तरीके से रिएक्शन यहां होगी। मतलब कल को वाटर की जगह अगर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसी तरीके से होगी, या एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसी तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है, करा लेंगे ना, बढ़िया। आइए इसके बाद सीखेंगे रिड्यूसिंग नेचर, और वो भी स्पेशल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। भाई मैंने अभी पढ़ा है, बड़े इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जब छोड़ रहे हैं तो कोई ले रहा होगा, और कोई लेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में। तो रिड्यूसिंग नेचर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी है। जो लिथियम प्लस एक्वस है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इनमें से, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन एक्वस मीडियम। और बात करें सोडियम पॉजिटिव एक्वस की, तो ये लीस्ट पावरफुल है, सबसे कम ताकत इसी में है। ये कैसा है भाई, लीस्ट पावरफुल।
सोडियम लीस्ट पावरफुल होता है इन सब में से, और लिथियम इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस मीडियम में। बाकी आप जैसे नीचे जाते हैं इनके रिड्यूसिंग नेचर उस हिसाब से बढ़ता है। याद रखिएगा ये एक्वस मीडियम की बातचीत है, गैसियस मीडियम में ये फॉलो नहीं होता। एनसीईआरटी भी एक्वस मीडियम के लिए ही लिखती है, आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक है। आइए इसके बाद एक और रिएक्शन, नंबर शायद चौथा ही होना चाहिए, और वो है रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं M+X-। जैसे Na और Cl मिलके NaCl बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसी की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन लिथियम फ्लोराइड तो आयनिक है। आप जैसे जैसे लिथियम के और हैलाइड्स के पास जाते हैं वैसे वैसे इनका आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। LiCl कोवेलेंसी शो करता है अच्छी खासी। नीचे और जाइए, आ जाइए लिथियम आयोडाइड पे, ये मोस्ट कोवेलेंट है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसी में है भाई। क्यों? एनाइन का साइज बढ़ेगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। जितना बड़ा एनाइन होगा उतनी जल्दी पोलराइज हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर्स शो करेगा। तो लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवेलेंट है, लिथियम फ्लोराइड अकेला लिथियम का आयनिक हैलाइड है, बाकी सारे कैसे हैं? कोवेलेंट। जबकि बाकी आप कोई भी ले लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सब कैसे होते हैं? आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है इनकी रिएक्शन हैलोजेंस के साथ। इनके हैलाइड्स के स्टेबिलिटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो यही ऑब्वियसली, स्टेबिलिटी और हीट ऑफ फॉर्मेशंस हम लोग सीखते हैं, थोड़ा आगे सीखेंगे, अभी यहां पर जरूरत नहीं है। लास्ट बढ़ते हैं, क्या 5वें नंबर पे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कुछ इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं इसकी, बड़े आसानी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या बनाते हैं? MH, एक आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, याद है ना, सॉल्ट लाइक सलाइन हाइड्राइड्स, यही हैं वो हाइड्रोजन में जो पढ़े थे। सलाइन हाइड्राइड्स थे, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स थे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पढ़े थे, उनमें से एक आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स थे, ये वही बनाते हैं। वहां भी पढ़ा था कि S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स बनाते हैं बेरिलियम को छोड़ के, ठीक है। तो MH टाइप के आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, उसी तरीके से इनका नेचर भी होता है जैसे किसी भी नॉर्मल आयनिक कंपाउंड का होगा। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल। थोड़ा सा टेम्परेचर भाई हीट देनी पड़ती है आपको, तभी ये रिएक्शन हो पाती है, बिकॉज हाइड्रोजन इतनी जल्दी इनसे रिएक्ट नहीं करती। आइए थोड़ा सा और आगे और सीखते हैं अपना आखिरी प्रॉपर्टी, और वो है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया है भाई, सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम एल्कली मेटल को अमोनिया में डालते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इनके पास अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास भी आते हैं भाई, कितने आते हैं इनकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए X और Y लिख देते हैं। और ये सोल्यूशन बनता है, अमोनिएटेड कैटायन बोलते हैं इसको, अमोनिएटेड कैटायन। पानी आ गया था अमोनिया की जगह तो हाइड्रेटेड आयन बोला था, अमोनिया आ गया तो अमोनिएटेड कैटायन बोल दिया। ये क्या है भाई? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बात करें इन सोल्यूशन की तो ये ब्लू कलर के होते हैं, और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं फ्री अनपेयर्ड, तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनको थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए आप सोल्यूशन में। क्या होता है? ऑन स्टैंडिंग थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। अमोनिया से मेटल रिएक्ट करके अमाइड्स बना लेता है। कंज रूल वाली रिएक्शन, मैंने कहा था अमोनिया भी लेंगे तो रिएक्ट कर जाएगी। हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, MnH2 क्या बनाएगा? अमाइड बनाएगा। लेकिन यहां पर भी लिथियम थोड़ी सी बदतमीजी दिखा देता है, और लिथियम क्या करता है? अमाइड नहीं बनाता, NH2- अमाइड
नहीं बनाता। लिथियम बनाता है इमाइड। ये क्या है? अमाइड की छोटी बहन। क्या होता है? Li2NH। NH-2 इमाइड ग्रुप होता है, तो ये क्या बनाता है? Li2NH बनाता है ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या होते हैं? ब्लू कलर के सॉल्यूशंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनके ब्लू होने का कारण क्या है? तो वो होता है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कई बार हम लोग सब रट लेते हैं कि ब्लू है, पैरामैग्नेटिक है, ऑन स्टैंडिंग अमाइड देंगे, आगे की एक दो चीजें, दो चार और चीजें अलग अलग किताबों से लेकर सीख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है कि द ब्लू कलर ऑफ द लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इज ड्यू टू, और ऑप्शन देगा को अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, या बोथ ए एंड बी। तो क्या आंसर होगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वहां पे पता नहीं चलता, अपने को लगता है दोनों चार्ज है, बोथ एंड बी आंसर होना चाहिए, या हो सकता है अमोनिया की वजह से ही आ रहा हो। तो जरूरी है ये पढ़ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। वैसे तो यहां पर ये खत्म हो जाता है, पर एक छोटी सी चीज बचती है कि अगर इसका कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया जाए या कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाए अमोनिया में, तो क्या होता है? कलर जो होता है ना वो ब्लू से हो जाता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कलर होता है, ब्रॉन्ज पता है ना, मेडल होता है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, कांस्य पदक बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल को, कांस्य के कलर का हो जाता है। और पैरामैग्नेटिक से कैसा हो जाता है? डायामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो भाई ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक रिएक्शंस, बहुत ही सरल चीजें थी अल्कली मेटल्स के बारे में, लेकिन दिक्कत ये है कि सरल ही पूछ दी जाती हैं और सरल ही हम बता नहीं पाते। तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ये लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस कैसे थे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ था, हाइड्रेशन एनर्जी, रेडियस आप पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग नेचर लिथियम पॉजिटिव का एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा था, जबकि सोडियम लीस्ट पावरफुल था। ठीक है, साथ ही साथ रिएक्शंस पढ़ी। एयर में जनरली ऑक्सीजन के साथ सब रिएक्ट करते थे, अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते थे। लिथियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाता था, Li2O-2 वाला। सोडियम पर ऑक्साइड बनाता था, जबकि नीचे के बचे हुए 3 सुपर ऑक्साइड्स बनाते थे, क्योंकि वो साइज में बड़े थे और सुपर ऑक्साइड को अकोमोडेट कर लेते थे। इनके फ्लेम कलर्स याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इनकी रिएक्शंस पूरी दे दी जाती हैं, पूछते हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट, और रिएक्शन सब सेम देते हैं। कहां से पता चलता है? फ्लेम कलर से बता देगा कि एंड द एलिमेंट गेव येलो कलर विद द फ्लेम, तो कौन सा होगा? सोडियम। क्रिम्सन रेड हुआ तो लिथियम। सारे कलर्स याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ रिड्यूसिंग नेचर अभी बता दिया। क्या होते हैं लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस? खड़े रहते हैं थोड़ी देर ऑन स्टैंडिंग। खड़े रहने का मतलब खड़े नहीं हो जाते, रखे रहते हैं कुछ देर, तो क्या हो जाता है? अमाइड बना लेते हैं, लेकिन लिथियम इमाइड बनाता है। ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन में लिथियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके नाइट्राइड बना रहा था। ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है लिथियम के, हालांकि आगे इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप में। तब तक के लिए ये सारी चीजें मेमोराइज करने वाली हैं, कोशिश करिए आपको याद रहें, और फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनके कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, और उसके बाद सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पर आज केवल यहां तक। थैंक यू और पढ़ते रहिए।